तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो जय हिंद मेरे दोस्तों आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए तो कोई भी केस सुलझा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मैंने कहा भी है। एक कहानी है जिसके दो पार्ट हैं। शायद एक पार्ट मैंने आपको शुरू में या पहले कभी सुनाया हो, तो वो कहानी रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको वो थोड़ा सा वापस सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अगली कहानी है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। कहानी यह है कि करीब 25 साल पहले एक कत्ल होता है और उस कत्ल को करने वाले दो कातिल। अब दोनों कातिल कत्ल के बाद भाग गए। न पुलिस के पास उनकी तस्वीर, न मोबाइल नंबर, न चेहरा, कुछ भी नहीं, न आता पता। अब इतने बड़े हिंदुस्तान में उनको कहाँ ढूंढे। पुलिस भी हार जाती है। 25 साल बीत जाते हैं, केस वैसे ही बंद है। अचानक एक नया पुलिस इंस्पेक्टर एक थाने में उसी इलाके में आता है और करीब 1997 में वो कत्ल हुआ था और 2021 करीब 24 साल बाद अचानक उसकी फाइल पे नज़र पड़ती है। उन पुलिस इंस्पेक्टर को लगता है यार 24 साल पुराना केस है, चलो इसको सुलझाते हैं, जेम्स बॉन्ड बन जाऊंगा, तारीफ होगी। तो उस फाइल को खोलते हैं, देखते हैं कि 1997 में दिल्ली के एक इलाके में किशन नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ था और कत्ल जो किया था दो लोगों ने किया था। FIR उन्होंने निकाली, फाइल में से पूरी कहानी थी। ये कुछ ज़मीन मकान के लिए कत्ल हुआ था और कातिल के तौर पर दो लोगों के नाम थे FIR में। एक का नाम था टिल्लू और एक का नाम था रामू। लेकिन तमाम कोशिश की, उस वक्त कातिल पकड़े नहीं गए। फिर कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा साबित कर दिया, करार दे दिया। अब जब इस फाइल पे नज़र पड़ी तो इंस्पेक्टर साहब 2021 यानी 24 साल बाद उस कत्ल के कहते हैं चलो इसको ढूंढते और इस केस को सुलझाते हैं। अब सबसे पहले पूरी फाइल पढ़ते हैं। अब इतना 24 साल पुराना, पता चला उसमें उस वक्त जो IO थे वो तो कब के रिटायर हो चुके हैं। उनका पता निकालते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो जो अब 24 साल बाद ढूंढने में मुझे मदद करे। वो जितनी उनकी याददाश्त या जो यादें थी वो बताते हैं। क्राइम सीन और बाकी चीज़ें जितनी जानकारी लेनी थी वो लेते हैं। और भी उस दौर के जितने लोग इस केस से रिलेटेड थे एक एक करके सबसे उस पुलिस इंस्पेक्टर बातचीत करते हैं ताकि कोई क्लू मिले। इसी कवायद में फिर वो उस महिला के पास भी पहुंचते हैं जिसका नाम सुनीता था। सुनीता के हस्बैंड का ही कत्ल हुआ था जिसका नाम किशन था। तो अब 24 साल बाद पुलिस की एक टीम पहले कहती है कि चलो वहाँ देखते हैं। जब वहाँ पहुँचती है दिल्ली के जिस तौराबाद इलाके में यह कत्ल हुआ तो पता चला कि भाई यहाँ तो सुनीता बरसों पहले उसके पति के कत्ल के बाद ही वो कुछ साल के बाद छोड़कर चली गई थी। अब बड़ी मुश्किल, कातिल को तो छोड़ो, जो मकतूल है उसकी बीवी को कहाँ ढूंढे। खैर किसी तरह उसी इलाके में डोर टू डोर पूछताछ करने में एक ने बताया कि हाँ वो सुनीता को जानता है और अब वो कहीं और रहने लगी, लेकिन उसका पता मेरे पास है। पुलिस वाले वो पता लेते हैं, सुनीता के घर पहुँचते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं, बताते हैं कि देखो हम पुलिस से हैं और 24 साल पहले जो तुम्हारे पति का कत्ल हुआ हम उसको सुलझाने के लिए आए। ऐसे ही कत्ल की एक कहानी पाकिस्तान से है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान मर्डर मिस्ट्री नूर मुकादम केस, जिसमें नूर मुकादम का कत्ल करने से पहले, उसका सरकलम करने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। तो कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मर्डर मिस्ट्री नूर मुकादम केस आप ज़रूर सुनिए। कुकू FM एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू FM की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। सुनीता भी पुलिस वालों को देखती है, फिर कहती साहब रहने दो, 24 साल तो हो गए, कुछ हुआ नहीं। अब 24 साल में मेरे पति को, कातिल को पकड़ा नहीं तो अब भी क्या पकड़ोगे। और अब वैसे भी हम इन सारी चीज़ों से हटकर हमने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी है, अब इन चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना। अब पुलिस वाले निराश उदास कि यार हम 24 साल बाद इस केस को सुलझाना चाहते हैं और जिसके पति का कत्ल हुआ वही उदास है, वही मदद करने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले बात ही कर रहे थे, तभी बराबर में एक लड़का खड़ा था। अचानक वो कहता है कि ठीक है साहब, मैं आपकी मदद करूंगा।
पुलिस वाले पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो कहता है कि जी मैं उन्हीं किशन का बेटा हूँ जिनका कत्ल हुआ है। जिस वक्त किशन का कत्ल हुआ था तब सुनीता प्रेग्नेंट थी, और वो बेटा जो इस वक्त पुलिस के सामने खड़ा था तब वो गर्भ में था, सुनीता के पेट में। अब लगभग वो भी 24 साल का हो चुका था। पुलिस को उम्मीद जगी, उसने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि चूंकि ये जो दोनों कातिल थे ये कहीं ना कहीं दूर एक दूसरे को जानते थे, तो पुलिस ने किशन के बेटे से पूछताछ की कि बताओ कोई सुराग उन दोनों में से कभी कोई आया, उनके रिश्तेदारों से कभी कोई जानकारी मिली। तब वो बताता है कि उनमें से जो एक जो रामू है वो यूपी के फर्रुखाबाद का है। हम लोगों ने भी पता करने की कोशिश की, पुलिस की टीम भी फर्रुखाबाद फिर गई सब कुछ जानकारी लेने के बाद, बट वहाँ पता चला कि कत्ल के बाद कभी वो अपने इलाके में अपने घर में आया ही नहीं। अब पुलिस वापस खाली लौटी, फिर सुनीता के बेटे से कहती है कोई और चीज़ याद हो तो बताओ। तब वो कहता है कि हाँ, रामू के एक बड़े भाई और उनकी एक वाइफ थी, दोनों की डेथ हो गई, लेकिन उन दोनों का एक बेटा था। उस बेटे ने एक लड़की से शादी की, और जिससे शादी की उस लड़की का घर हमारे घर के करीब है, यानी रामू के बड़े भाई का बेटा सुनीता का पड़ोसी दिल्ली में। फिर उसने ये भी बताया कि उसके जो बड़े भाई का बेटा है उसकी सास की हाल में ही रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और आजकल वो इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में भटक रहा है। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो एक आइडिया आया इंस्पेक्टर साहब को। उन्होंने कहा चलो इंश्योरेंस एजेंट बनकर चलते हैं उसके घर और पता करते हैं रामू के बारे में। पुलिस की टीम पहुंची, उसने कहा जी हम इंश्योरेंस कंपनी से हैं, आपकी सास की डेथ हो गई है, तो ये बताइए कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपकी पूरी फैमिली मेम्बर का, ताकि हम इंश्योरेंस के पैसे आपको दूँ और बाद में कोई और भी कहे हम भी दावेदार हैं। तो उन्होंने जितने फैमिली मेम्बर थे सबके नाम लिखवा दिए, पर उसमें कहीं रामू का नाम नहीं था। तो पुलिस वालों को लगा अब रामू का नाम पूछूंगा तो कहीं उनको डाउट ना हो जाए और रामू अलर्ट ना हो जाए, वो वापस चले गए। अगले दिन फिर एक दूसरी पुलिस की टीम पहुंची, सादी वर्दी में ही, इंश्योरेंस एजेंट बनकर। उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें हैं, आपने शायद पूरे अपने बाकी सारे रिलेटिव के नाम नहीं लिखा है। लड़की वालों की तरफ से तो सबके नाम है, लड़के वालों की तरफ से नहीं है, यानी कि रामू के बड़े भाई के बेटे की तरफ से। तब उसने कहा हाँ जी हमारे एक चाचा हैं और उनका नाम रामू है, लेकिन वो तो बरसों से नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है। तो उसने बोला नहीं, लेकिन पता करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तब उसने कहा कि रामू तो नहीं, लेकिन उनके एक बेटा है और वो बेटा लखनऊ में रहता है, उसका एक नंबर है, वो नंबर आपको दे सकता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले ली। अब पुलिस को लगा कि अच्छा रामू लखनऊ में है तो अब तो मिल जाएगा। उस नंबर पे पुलिस ने फ़ोन घुमाया, मोबाइल बंद। खैर किसी तरीके से उस मोबाइल से लोकेशन और बाकी जानकारी निकाली गई तो पता चला लखनऊ का है। अब पुलिस की टीम लखनऊ पहुंची, लेकिन लखनऊ में जिस पते पे ये मोबाइल का नंबर दर्ज था रजिस्टर, वो ताला लगा हुआ, वहाँ कोई रहता ही नहीं। अब क्या करें? अब पुलिस ने उस रामू के बेटे को सोशल मीडिया पे ढूंढना शुरू किया। फेसबुक पे एक जगह उसका पेज मिला, उसके कुछ दोस्त मिले, उनमें से एक दोस्त को कांटेक्ट किया और पूछा कि यार ये आप कहाँ हैं, तो उन्होंने उसका नया एड्रेस बताया। अब पुलिस की टीम उस नए एड्रेस पे पहुंची और इत्तेफाक से रामू का बेटा मिल गया। पुलिस को लगा कि अब मामला ख़त्म। अब उन्होंने कहा हाँ भाई हमें इंश्योरेंस कंपनी से वहाँ भी करके, और हमें ऐसे ऐसे कुछ ये लखनऊ में आए, फ्री ई रिक्शा हम लोग दे रहे हैं लोगों को, ये हमारी नई स्कीम है, तो आपके फादर को भी देंगे और आपको भी। तो आपके फादर का नाम? तो उसने कहा अवधेश। तो उसने कहा नहीं अवधेश नहीं, हमने तो सुना कि रामू नाम है। बोला नहीं साहब, मेरे फादर का नाम अवधेश है और रामू को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ना कभी मिला हूँ, और ये रामू कौन है, मेरे फादर रामू है ही नहीं। अब पुलिस को लगा चक्कर क्या है। खैर फिर भी नहीं कहा, पुलिस ने कहा कि शायद अवधेश ही रामू हो, नाम बदल लिया हो। तब उसका पता ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंची अवधेश के पास। वहाँ जाकर उसने स्कीम बताया। पुलिस के साथ दिक्कत ये कि अवधेश की ना उस वक्त की तस्वीर ना आज की तस्वीर कैसे माने, लेकिन खैर पुलिस ने अवधेश को देखा। अब लगा कि यही है, क्योंकि रामू ने कहा था कि रामू के बेटे ने, जिसके पिता का नाम रामू नहीं अवधेश है, तो हो सकता है रामू ही हो। अब लेकिन कैसे कंफर्म करें? तब पुलिस ने उसको उलझा के लखनऊ में रोका, दिल्ली फ़ोन किया। जो सुनीता थी किशन की बीवी जिसका कत्ल हुआ था, उसको बोला आपको लखनऊ आना है। पुलिस के खर्चे पर सुनीता को लखनऊ बुलाया गया
और वहाँ अचानक उसको लाकर अवधेश के सामने खड़ा कर दिया गया और कहा कि अब पहचानिए, क्या ये रामू है? सुनीता ने कुछ देर तक ध्यान से देखा, उसका अचानक जोर से चीख पड़ी, बोलती हाँ यही है रामू, इसी ने मेरे पति को मारा। पुलिस अवधेश को गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो तोते की तरह बोलने लगता है, कहता हाँ साहब हमने मारा है, असल में हमारी बहन की एक घर खरीद कर देना था और किशन के पास एक ज़मीन थी, हमें डील करना था, लेकिन वो डील बनी नहीं। फिर हम शराब पी रहे थे, झगड़ा हो गया और गुस्से में मैंने और टिल्लू ने मिलकर मार दिया। अब उसको पुलिस लेकर आई, लगा कि चलो अब रामू मिल गया तो टिल्लू भी मिलेगा। 24 साल बाद कातिल का पकड़ा जाना कामयाबी की बात थी। लेकिन अब जब रामू से बात की गई टिल्लू के बारे में, तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, बस आखिरी जानकारी उसी के कुछ वक्त के बाद की थी, जब उसने कहा था पुलिस से बचना है तो यार साधु वाधु बन जाओ और कहीं इधर उधर धर्मशाला और यहाँ वहाँ घूमना है। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं, अब तो बरसों हो गए उसने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया है। अब पुलिस को लगा कि ये क्या, एक तो आ गया, दूसरा कहाँ? पुलिस लगी रही इधर उधर, हरिद्वार से लेकर मथुरा से लेकर जहाँ जहाँ की कोई इस तरह का कोई शख्स हुई है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी है कि 25 साल से न टिल्लू की कोई तस्वीर है, न उस वक्त की जब वो भागा, न आज 25 साल बाद। अब अगर वो 30 का था तो 55 का हो गया, तो अब कैसा दिख रहा होगा? हाथ खाली है। तभी अचानक पुलिस को एक मोबाइल नंबर का पता चलता है, और उस नंबर का पता इसलिए चला कि एक टिल्लू का आधार कार्ड हुआ करता था, बाद में उसने बनवाया था, और उसी आधार कार्ड से उस मोबाइल का सिम को खरीदा गया था। अब जब उसको खरीदा गया तो वो जो सिम कार्ड था जिसमें वो नाम था, वो कोई और नाम, उसमें टिल्लू है ही नहीं। तस्वीर थी इतनी धुंधली, आपको पता है आजकल आधार कार्ड में जो तस्वीर बना जो लगती है कार्ड पर, हम जैसे तमाम लोगों की आपकी, कई बार तो ऐसा होता है कि आधार पे अपनी तस्वीर देखकर खुद ही लोग डर जाते हैं। तो खैर, अब पुलिस को ये पता चला कि एक आधार से एक फ़ोन लिया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि वो आधार उसी का है, क्योंकि नाम उस पर अलग है। लेकिन जो बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि एक बंदा है जो साधु के भेष में इधर उधर भटकता है, और बस कभी कन्याकुमारी, कभी मथुरा, कभी इधर आपके ऋषिकेश। अब पुलिस ने मुखबिर को लगाया, मुखबिरों का जाल तो होता ही है। तो फिर मुखबिर से पता चला कि यह कन्याकुमारी में है। वो पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस से कन्याकुमारी पहुंचती है। कन्याकुमारी जाने के बाद उसे ढूंढती है, लेकिन वहां से वो निकल चुका है। अब उसके बाद पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है और ढूंढ रही है, लेकिन कहीं टिल्लू हाथ नहीं आए। धीरे धीरे वक्त बीता, 2022 से 2023 आ गया। उसके बाद तलाश जारी है, कोई क्लू नहीं है, तस्वीर है नहीं कि पोस्टर चिपकवाएं। आखिरकार फिर एक मुखबिर के जरिए पुलिस को पता चला कि एक नंबर से टिल्लू ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को कांटेक्ट किया है, और वो भी यूपी का है। पुलिस टिल्लू के रिश्तेदारों को भी सब ढूंढ कर आई थी और कह कर आई थी, धमका कर भी आई थी कि अगर कभी फ़ोन आया और तुमने नहीं बताया तो तुम लोगों को भी देख लेना। तो इत्तेफाक से एक रिश्तेदार ने बताया कि साहब एक नंबर से फ़ोन आया था, और ये फ़ोन जो आया था उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस कुछ इधर उधर की बात की थी। जिस नंबर से फ़ोन आया, जब उस नंबर को पुलिस ने देखा तो उसके बाद ट्रेस किया कि ये कॉल कहाँ से आया, तो पता चला कि ये ऋषिकेश का नंबर है। इसके बाद पुलिस उस नंबर पे लगी रही, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, और मोबाइल स्विच ऑफ, लोकेशन अब पता नहीं, और वो उसके बाद वो फ़ोन कभी हुआ ही नहीं। अब ऋषिकेश तो पुलिस पहुंच गई एक फ़ोन नंबर लास्ट लोकेशन के सहारे, बट वहाँ ढूंढे किसको, क्योंकि ना फोटो है ना चेहरा है, और 25 साल का अरसा गुजर चुका है। तो क्या करें? तो पुलिस वहाँ हर आश्रम में, हर धर्मशाला में डोर टू डोर जा रही है और पता कर रही है कि कोई टिल्लू नाम का शख्स यहाँ पर है। अब टिल्लू भी टिल्लू नाम से रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। इसी दौरान में एक टिल्लू के ही रिश्तेदार से पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन मिली। उसने कहा साहब जब उसका फ़ोन आता था तो वो अक्सर कहता था कि मुझे भंडारे का खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो कई बार वो पूछते होंगे रिश्तेदार, और कहाँ हैं, क्या खा रहे हो? तो कहा मैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी अब तो मैं साधु हूँ, भंडारे के खाने पे ही, तो जहाँ भंडारा होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये लाइन जब पता चली तो पुलिस ने पहले इसको यूँ सरसरी लिया, फिर अचानक आया कि यार इतने दिन से भाग रहा है,
और साधु के भेष में है, काम वाम तो करता नहीं होगा, तो कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, क्योंकि वो भटक ही रहा और एक जगह ज़्यादा रुकेगा नहीं। लेकिन ये जो इसने बोला कि भंडारे का खाना पसंद है, भंडारा जहाँ मिलता है वहीं अपना गुजारा हो जाता है, तो पुलिस ने ऋषिकेश में जहाँ जहाँ भंडारा हो वहाँ पुलिस की टीम पहुँच जाए भंडारा खाने के लिए भेष बदल कर। अब पुलिस वाले भंडारा खा रहे हैं इस उम्मीद में कि वहाँ कोई आ जाए, लेकिन अब ये है कि आ भी जाए तो पहचाने कैसे। दिक्कत ये है कि आप तो आपके पास हुलिया हो। अच्छा, वो जिस कॉल जो नंबर आया था फ़ोन आखिरी बार, वो लगातार बंद आ रहा था, तो पुलिस वाले बीच बीच में लगातार, पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि उस फ़ोन पे कॉल करते रहो कि घंटी बज जाए तो हम उसको दबोच लेंगे आसपास का लोकेशन देखकर। लेकिन वो हमेशा मोबाइल बंद। इधर पुलिस वाले भंडारे पे भंडारा खा रहे हैं, पर वो समझ ही नहीं आ रहा बंदा कौन है। लास्ट में पुलिस वालों ने कहा ऐसे नहीं चलेगा यार, एक काम करते हैं, अब खुद ही भंडारा लगाते हैं, और उसके बाद एक एक को जब खुद भंडारा लगाएंगे तो हर तरफ से सारा इंतज़ाम अपने हाथ में होगा, एक एक को ध्यान से देखेंगे। पुलिस वालों ने भंडारा लगाया, तो पुलिस वाले खुद भंडारा लगा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, और सादी वर्दी में हर एक पे नज़र रख रहे हैं। फ़ोन बजाए जा रहे हैं कि एक वो नंबर घंटी बज जाए। पहला दिन भंडारा लगा, लोगों ने खाया पुलिस का खाना, चले गए, कोई फ़ायदा नहीं, हिम्मत हारी नहीं पुलिस। दूसरी जगह दूसरी बार भंडारा लगाया, लोग आए, खाना खाए, पुलिस लगातार उस फ़ोन पे अपनी घंटी बजाए जा रही है कि शायद फ़ोन उड़ जाए, कोई फ़ायदा नहीं। अब तीसरा भंडारा लगा। अब तीसरे भंडारे में फिर पुलिस वाले अच्छा ये भी देख रहे हैं कि हर भंडारे में कौन ऐसा है जो बार बार आ रहा है, तो उसमें भी एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने दूरी बना कर रखी। तो लेकिन जब तीसरा भंडारा हुआ, लगातार फ़ोन पे वो फ़ोन मिलाए जा रहे हैं। अचानक नसीब की बात कि उसी भंडारे के दौरान पुलिस वाले फ़ोन लगा रहे हैं और अचानक घंटी बज गई। अब जब घंटी बजी तो सब एकदम सन्न। अब फ़ौरन कहा गया कि लोकेशन, इत्तेफाक से उसके बाद वो जो लोकेशन निकला उसी भंडारे का निकल आया। अब फिर पुलिस ने दोबारा घंटी बजाई, फ़ोन उठा, एक बंदे ने फ़ोन उठाया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, पुलिस उसके करीब गई और धीरे से कहती है टिल्लू। नाम उसका बदला हुआ था, आधार कार्ड किसी और के नाम पर था, लेकिन वो घबरा गया पुलिस के शिकंजे में। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि टिल्लू है। फिर सुनीता को कॉल किया गया, कहा गया सुनीता जी आप आइए और पहचानिए, क्या रामू के बाद ये दूसरा वही टिल्लू है जिसने आपके पति किशन का कत्ल किया। सुनीता आई, थोड़ी देर तक देखती है और पहचान लेती है कि यही उसके पति का दूसरा कातिल है। उसके बाद टिल्लू को भी लाया जाता है। 25 साल के बाद ये दोनों कातिल अरेस्ट होते हैं और दोनों फिलहाल जेल में हैं। तो जैसा शुरू में कहा था कि अगर पुलिस लग जाए दिल से किसी केस को सुलझाने में, तो फिर वो केस सुलझा ही लेती है। और यहाँ 25 साल में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो उस वक्त की सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारे फाइल इधर से उधर हो जाती है। जो उस वक्त के आईओ होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो सब तितर बितर हो चुके होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को ढूंढना और फिर कानून के दरवाजे पर ला कर रख देना, खड़ा कर देना, सच में मुश्किल काम होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 25 साल बाद इन दोनों कातिलों को ढूंढकर जो काम किया वो वाकई तारीफ के लायक है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब तो गाइस कहानी हमने सुनी। अब कहानी से हमें ये पता चल जाता है, साफ साफ ये झलक रहा है कि अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो छोटे से छोटा क्या, कितना बड़ा और कितना छोटा, उनके लिए छोटा बड़ा कोई केस नहीं होता है, चुटकियों में सुलझा सकती है। लेकिन कोई केस ऐसे होते हैं जिनको सालों लग जाए, लेकिन पुलिस भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन केस सुलझा कर ही मानती है। और अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे और उसको करने दें तो, नहीं तो फिर कहीं VIP केस होते हैं तो पता ही होगा किस टाइप से होता है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।